फ्रेंड्स, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज व्हेन फ्रांस बिकेम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है। पिछले लेक्चर में अगर आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो हम पढ़ रहे थे, अगर आप इन टच रहे होंगे तो, कि कैसे थर्ड स्टेट ने एक रिवोल्ट का आउटब्रेक किया और उन्होंने डिमांड किया दैट दे विल बी मेकिंग देयर ओन नेशनल असेंबली विदाउट द कंसेंट ऑफ किंग। हाँ, उसमें किंग को कुछ लिमिटेड पावर्स जरूर रहेंगे। तो आज किस तरीके से उन्होंने ड्राफ्ट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे उन्होंने एक ऐसी मोनार्की बनाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी थी और मोनार्की भी थी, ये हम देखेंगे, विच इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग एज वेल टू स्टडी। देखिए, जैसा स्ट्रक्चर आज हम अपने इंडिया में फॉलो करते हैं बिल्कुल सेम था। उन्होंने भी 3 पार्ट में अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्लियर? आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये कब हुआ? ये हुआ 1791 में। ये डेट ध्यान रखिए, 1791 में, राइट। अब लेजिस्लेटिव में वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी कि लेजिस्लेटिव एक वो बॉडी होती है जो लॉ मेकिंग पार्ट होती है। तो लॉ मेकिंग पार्ट इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज नेशनल असेंबली जिसमें कि 745 मेंबर्स थे, और एक था इलेक्टर्स, यानी वो लोग जो नेशनल असेंबली फ्रेम करेंगे, जिसमें 50,000 मेन थे, ठीक। और एक थी जनरल पब्लिक। 3 टायर हैं। अभी आपकी वोटिंग कैसे होती है इंडिया में? जनरल पब्लिक जितनी भी है वो सब वोट करती है और वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे नेशनल असेंबली में बैठने के लिए एक बीच में टायर और है, उसमें से छट के लोग उतर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। नीचे जो कॉमन पीपल है वो बीच का टायर बनाएगा। तो वो बीच का टायर क्या है? वो बीच का टायर है इलेक्टर्स, ठीक, जिसमें कॉमन पीपल 50,000 मैन को इलेक्ट करके भेजेगा, 50,000 मैन। अब कॉमन पीपल की भी यहाँ पे ये स्टोरी बहुत डिफरेंट है कि कॉमन पीपल भी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, दैट इज एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। नाउ हु वर एक्टिव सिटीजन एंड हु वर पैसिव सिटीजन? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वो लोग जो प्रॉपर्टी थी जिनके पास और 25 साल से ऊपर थे उम्र में, एज 25 प्लस, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, उनके पास प्रॉपर्टी हो। तीसरा फैक्टर, वो टैक्स देते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी ना भी हो पर टैक्स देते हो। टैक्स कितना देंगे? इतना टैक्स देंगे जितना कि एक लेबरर की 3 दिन की वेज होगी। इट इज इक्वल टू द वेज ऑफ द लेबरर ऑफ 3 days. दिस इज रिटन हियर आल्सो। द टैक्स इज इक्वल टू 3 days ऑफ द लेबरर्स वेज। अगर वो इतना टैक्स देते हैं तो वो वोटिंग राइट रखते हैं। ये वोटिंग राइट की बात है, ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन्स ने वोट किया इलेक्टर्स को, बीच वाले टायर को। 50,000 लोग छांट लिए, फिल्टर हो गया, स्क्रीनिंग हो गया। अब इन 50,000 लोगों में से 745 लोगों की एक नेशनल असेंबली बनेगी जो कि उनके लिए डिमांड्स, पिटिशंस, लॉस फ्रेम करेगी इन द लेजिस्लेटिव बॉडी। क्लियर है? लेजिस्लेटिव बॉडी इज क्लियर। अच्छा, अब आपने एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स दे रहे हैं, जो कि 3 दिन के वेज के इक्वल है, ठीक है, वो लोग तो एक्टिव हो गए। तो बचे हुए लोगों को कहा जाता था पैसिव सिटीजन। बचे हुए लोग में कौन बच गए? वो भी बच गए जो 25 साल से ऊपर हैं पर प्रॉपर्टी नहीं है। वो भी हो गए जो 25 साल से नीचे है, ठीक। सारी वुमेन, चाहे प्रॉपर्टी हो ना हो, 25 साल से ऊपर हो, नीचे हो, और सारे बच्चे, ये सारे लोग पैसिव सिटीजन में थे। तो कुल मिला के अगर आप उस वक्त की एक राउंड ऑफ फिगर लेंगे तो राउंड ऑफ फिगर थी 3 मिलियन मैन। सिर्फ मैन जो 25 साल से जो है आपके नीचे हैं, ठीक है, सॉरी, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास प्रॉपर्टी है वो 3 मिलियन मैन हो गए, और वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गई, और मैन वो भी हो गए जो कि 25 साल से बिलो, ठीक। तो एक्टिव सिटीजन में हमारे पास कुल लोग 28 मिलियन थे, जिसमें कि ओनली 40 मिलियन लोग ऐसे थे जो टैक्स पे कर रहे थे, दैट मींस दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। तो इतनी स्टोरी, इतने पार्ट की स्टोरी क्लियर है, लेजिस्लेटिव क्लियर है, ओके गुड। अब देखो एग्जीक्यूटिव, आगे बढ़ते हैं। अब ये समझना है कि जो एग्जीक्यूटिव पार्ट था, यानी कि जो इम्प्लीमेंट कर रहा था इन लॉज को, वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज द किंग एंड द मिनिस्टर। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ये देखिए, किंग एंड मिनिस्टर्स, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव में थे। अब किंग के पास एक बहुत स्पेशल पावर इन्होंने दी थी, क्योंकि वो किंग था भाई और मुनार्क था, दैट इज वीटो पावर।
वीटो पावर। वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जिसमें एक अगर मैंने बोल दिया, इफ आई हैव सेड टू एनी डिसीजन नो, देन दैट विल बी नो। क्लियर? स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होती है ये। पावर आज भी चलती है। जितने भी हमारी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका जो एक यूनियन बना हुआ है, उसमें आज भी 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ये वीटो पावर है। ठीक है, जो कि आपने क्लास 9 सिविक्स में पढ़ेंगे। ओके, तो दिस वाज अ वीटो पावर, ये किंग को दी थी इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट पावर थी। प्लस लेजिस्लेटिव कंट्रोल कर रहा था ओवर द किंग ऑल्सो एंड ओवर द मिनिस्टर्स ऑल्सो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि किंग अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक, उसके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, कंसेंट किसका रहेगा, नेशनल असेंबली का रहेगा। हालांकि उसने बैक में एक वीटो पावर दे रखी है। साथ में सारे मिनिस्टर्स किसके अंडर कंट्रोल रहेंगे, नेशनल असेंबली के अंडर कंट्रोल रहेंगे। क्लियर? तो ये इन्होंने एकदम बहुत चीज को क्लियर कर दिया और बहुत स्पेसिफिक कर दिया और बहुत अच्छा कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे जुडिशरी, तो जुडिशरी डायरेक्टली कंट्रोल होकर आ रही थी बाय एक्ट ऑफ सिटीजंस। क्लियर? वोटिंग से बन रही थी, डायरेक्ट थी। नाउ अब सिवाय इसके तो हो गया स्ट्रक्चर की बात कि भाई ये लेजिस्लेटिव था, ये एग्जीक्यूटिव था, वो जुडिशरी था, कौन किसको वोट करके बना रहा था, किसमें कितने मेंबर्स थे, ये सारी बातें हो गई। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो बनाई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या चीजें थी ऐसी जो दे रहा था बाय डिफॉल्ट टू द सिटीजंस ऑफ इट्स कंट्री। तो वो दे रहा था राइट टू लाइफ, यानी कि हर किसी को जीने का अधिकार है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप एलिनेबल करके बाहर कर दोगे या मार दोगे, जैसे कि उस वक्त किया जाता था। ठीक, देन फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको फील होता है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आप कुछ भी सोच सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, अपनी ओपिनियन को रख सकते हो, आपको गुनहगार नहीं माना जाएगा। जैसे कि आपको याद होगा ब्रोकआउट से पहले 40,000 पिटिशंस किंग को दी गई थी, पर किंग ने रिजेक्ट कर दी, सुनी भी नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, वेदर कोई भी हो। देन नेशनल एंड एलिनेबल राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट स्टूडेंट्स। नेशनल एंड एलिनेबल राइट में क्या होता है कि ऐसे राइट होते हैं जो आपको किसी भी कंट्री का बर्थ के साथ अधिकार देते हैं कि आप इस कंट्री में जन्मे हैं, तो इस कंट्री की सरकार का ये दायित्व है कि वो आपकी रक्षा करेगा, जिंदगी भर आपको फॉस्टर करेगा। ये होता है नेचुरल एंड एलिनेबल राइट। नाम ही बता रहे हैं, नेचुरल मतलब नेचर से मिला है, आपको ये अधिकार है कि एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप इस सिटी में, इस कंट्री में बॉर्न हुए हो, तो ये इस कंट्री की जिम्मेदारी है टू फॉस्टर यू। तो ये नेचुरल एलिनेबल राइट है, 1 मार्क में पूछा भी जाता है, इसलिए मैंने आपको समझाया कि ये क्या था। ठीक है, तो आप लोग अगर नोट मेकिंग करते हैं लेक्चर के साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, करते रहा कीजिए। अब तो मैंने ये भी शुरू किया हुआ है अपनी वीडियोस में कि इस तरीके से मैं ये जो भी रहता है, जो भी कंटेंट रहता है, उसका एक स्नैपशॉट भी थंबनेल में डाल रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो स्नैपशॉट थंबनेल वाला कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वरना अभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बनी, कब बनी, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, व्हाट वाज देयर आइडिया बिहाइंड इट। आइडिया बिहाइंड इट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ उसमें कवर किया हुआ है, कुछ भी नहीं छूटा है। अभी भी इस असेंबली में कई बार चेंज होगा स्टूडेंट्स, ये असेंबली बदली जाएगी, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो, अगर आप बहुत इंटरेस्टिंगली क्यूरियसनेस के साथ इसे पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें इसमें रह गई है। जैसे कि इसमें रह गया है पैसिव सिटीजंस, जैसे कि इसमें रह गया है वोटिंग राइट टू वुमेन्स, इसमें रह गया है, सोचिए बहुत कुछ रह गया है स्टूडेंट्स। मोनार्क वर्ड, सबसे बड़ी चीज जो कि आपने नहीं सोची कि जब कॉन्स्टिट्यूशन है, जब रिपब्लिक है, तो मोनार्क कहाँ से आया। अभी ये मोनार्क हटेगा नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से। ठीक है, तो वो आने वाले टाइम के चेंजेस हैं जो असेंबली में होते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे विद वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एंजाइटी एंड क्यूरियसनेस। तब तक के लिए आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। स्टे ट्यून्ड, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट पेन डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।